गांधी यरवदा जेल में थे। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि उन्हें इस बात का अंदाजा लग गया था कि कॉमनवेल्थ अवार्ड की घोषणा महामहिम की सरकार यानी ब्रिटिश हुकूमत कर सकती है। इसलिए उन्होंने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट सैमुअल होर को पत्र लिखा था, आमरण अनशन की धमकी दी थी। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने भी उनका जवाब लिखा था और इसी बीच 17 अगस्त 1932 को कॉमनवेल्थ अवार्ड की घोषणा हो गई। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं, काम की बात में आपका स्वागत है और पेश है अंबेडकर नामा। इस एपिसोड में मैं बताने वाला हूं कि जैसे ही 17 अगस्त को कॉमनवेल्थ अवार्ड की घोषणा हुई, जिसमें अस्पृश्यों के लिए, दलित वर्ग के लिए, डिप्रेस क्लासेस के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की भी बात थी, अगले दिन 18 अगस्त 1932 को गांधी ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड को एक चिट्ठी लिखा। उस चिट्ठी के जवाब में रैमजे मैकडोनाल्ड ने भी लिखा कि सरकार अटल है अपने निर्णय पर। उसके बाद गांधी का एक और पत्र, आखिरी पत्र, जिसके बाद पूना पैक्ट के प्रकरण की पूरी घटना आगे बढ़ती है। ये पूरी तीनों पत्र का पूरा जिक्र इस एपिसोड में होगा। तब तक आपसे एक आग्रह है कि आप अंबेडकर नामा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अगर अंबेडकर नामा का विस्तार चाहते हैं तो कम से कम सब्सक्रिप्शन के साथ ज्वाइन बटन है, आप ज्वाइन कर सकते हैं अंबेडकर नामा को, और यह स्वैच्छिक है। चलिए बहरहाल आगे बढ़ते हैं। वो 18 अगस्त 1932 को यरवदा जेल से गांधी चिट्ठी लिख रहे हैं प्राइम मिनिस्टर रैमजे मैकडोनाल्ड को। प्रिय मित्र, इस बारे में कोई संदेह नहीं हो सकता कि दलित वर्गों के प्रतिनिधित्व के मसले पर 11 मार्च को जो पत्र मैंने सैमुअल होर को लिखा था, उन्होंने उसे आपके मंत्रिमंडल को दिखा दिया है। उस पत्र को इस पत्र का हिस्सा समझा जाए और उसके साथ पढ़ा जाए। आगे गांधी ने लिखा, अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व के बारे में मैंने ब्रिटिश सरकार के निर्णय को पढ़ा है और मैं उसके बारे में निश्चिंत हो गया। क्लियर। सर सैमुअल होर को लिखे अपने पत्र के अनुसार तथा 13 अक्टूबर 1931 के सेंट जेम्स पैलेस में गोलमेज सम्मेलन के अल्पसंख्यक संबंधी रिपोर्ट समिति की बैठक में की गई अपनी घोषणा के अनुसार मुझे अपने प्राणों की बाजी लगाकर आपके निर्णय का प्रतिरोध करना है। ऐसा मैं केवल आमरण अनशन की घोषणा करके ही कर सकता हूं। इससे मैं नमक और सोडा सहित अथवा रहित जल के अलावा किसी प्रकार का अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। यह अनशन समाप्त कर दिया जाएगा यदि इसके दौरान ब्रिटिश सरकार ने अपने निजी प्रस्ताव अथवा जनमत दबाव के अधीन अपने निर्णय को बदल दे, यानी कॉमनवेल्थ अवार्ड को बदल दे और दलित वर्गों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल की अपनी योजना वापस ले ले। मतलब जो कॉमनवेल्थ अवार्ड था उसमें से सिर्फ एक पोर्शन जो है दलित वर्ग के लिए है, उसको वापस ले ले। पूरा कॉमनवेल्थ अवार्ड नहीं, मुसलमानों के बारे में नहीं कुछ बोल रहे हैं, सिर्फ दलित के बारे में कह रहे हैं। दलित वर्गों के प्रतिनिधि सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों से समान मताधिकार के अधीन चुने जाएं, भले ही वह कितना भी व्यापक क्यों न हो। आगे गांधी ने लिखा है कि प्रस्तावित अनशन सामान्यतः अगले मास 20 सितंबर की दोपहर से प्रारंभ कर दिया जाएगा। तिथि तय है 20 सितंबर 1932। मैं यहां अधिकारियों से अनुरोध कर रहा हूं कि समुद्री तार केबल द्वारा इस पत्र का मूल पाठ आपके पास भेज दें ताकि आपको पर्याप्त पूर्व सूचना मिल जाए 1 महीना पहले। लेकिन बहरहाल मैं इस पत्र के लिए इतना काफी समय दे रहा हूं, 1 महीना, कि जो धीमी रफ्तार से भी अगर पहुंचे तो आपके पास समय पर पहुंच जाए। मैं यह अनुरोध भी करता हूं कि इस पत्र को तथा सर सैमुअल होर के नाम
मेरे पहले पत्र को यथासंभव प्रकाशित कर दिया जाए। मैंने जेल के नियमों का कठोरता से पालन किया है और अपने 2 साथियों को छोड़कर अन्य किसी को भी अपनी इच्छा अथवा अपने दोनों पत्रों की विषय वस्तु नहीं बताई है। और ये 2 सज्जन हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल और श्री महादेव देसाई। लेकिन मैं चाहता हूं यदि आप इसे कर सकें कि जनमत पर मेरे पत्रों का प्रभाव पड़े, अतः मेरा अनुरोध है कि उसका शीघ्र प्रकाशन किया जाए। आगे लिख रहे हैं गांधी, मैंने व्यथा के साथ यह निर्णय लिया है, लेकिन धर्म प्राण व्यक्ति के नाते मेरे पास कोई चारा नहीं रह गया है। जैसा कि मैं सर सैमुअल होर को एक पत्र में लिख चुका हूं कि भले ही महामहिम की सरकार परेशानी से बचने के लिए मुझे रिहा करने का निर्णय कर ले, पर मेरा अनशन जारी रहेगा, क्योंकि अब मुझे आशा नहीं है कि अन्य उपाय से इस निर्णय का प्रतिरोध कर सकूंगा। और अब मेरे मन में तनिक भी इच्छा नहीं है कि सम्मानजनक ढंग के अलावा किसी अन्य उपाय से रिहाई प्राप्त करूं। सम्मानजनक ढंग का मतलब है कि जो अस्पृश्यों को अधिकार मिले हैं वो वापस कर लिए जाए, ये इसका अर्थ है यहां पे। आगे गांधी लिख रहे हैं कि हो सकता है मेरा निर्णय विकृत हो और मेरी मान्यता पूर्णतः गलत हो कि दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल उनके तथा हिंदू धर्म दोनों के लिए हानिकारक हैं। यदि ऐसा होगा तो मैं अपने जीवन दर्शन के अन्य अंगों के प्रति न्याय नहीं कर सकूंगा। उस अवस्था में अनशन द्वारा मेरी मौत तुरंत मेरी गलती का प्रायश्चित होगी और इस प्रकार उन असंख्य नर नारियों के मन का बोझ हल्का हो जाएगा जिनकी मेरे विवेक के प्रति बाल सुलभ आस्था है। और यदि मेरा निर्णय सही है, और निसंदेह वह सही है, गांधी इतना हठी थे कि सही है, जो कह रहे हैं सही है, तो विचारित कदम मेरे जीवन की उस योजना की पूर्ति के लिए ही है जिसमें मैं 25 से भी अधिक वर्षों से जी जान से जुटा हुआ हूं, और जाहिर है कि उसमें मुझे कम सफलता नहीं मिली है। आपका स्नेही मित्र M.K. गांधी। अब देखिए प्रधानमंत्री ने जो उत्तर दिया है वो भी दिलचस्प है। 8 सितंबर 1932 का रैमजे मैकडोनाल्ड ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर का उत्तर है। वो लिखते हैं कि प्रिय श्री गांधी, आपका पत्र मिला। यह पढ़कर मुझे काफी हैरत हुई और मैं यह भी बता दूं कि मुझे हार्दिक खेद है कि मैं यह सोचे बिना नहीं रह सकता कि आपने यह पत्र किसी गलतफहमी में आकर लिखा है। और ये पूरा सुनिए, पूरी योजना क्या थी, ये संख्या के अनुपात में नहीं थी, ये गलतफहमी बहुत लोग पाले रहते हैं। योजना समझिए पूरा क्या था। कह रहे हैं मैकडोनाल्ड गांधी को कि आपने गलतफहमी में आकर यह पत्र लिखा है, निर्णय लिया है। आप वास्तव में यह नहीं समझ पाए कि दलित वर्गों के बारे में महामहिम की सरकार के निर्णय का अर्थ क्या है। हमने सदा ही यह समझा कि आप इस बात के कट्टर विरोधी हैं कि दलित वर्गों का स्थायी विच्छेद हिंदू समाज से कर दिया जाए। कि गांधी इस बात के कट्टर विरोधी है कि दलित को हिंदू से नहीं होने दिया जाए, वो हिंदू धर्म का ही पाठ रहे। गोलमेज सम्मेलन की अल्पसंख्यक संबंधी समिति की बैठक में आपने अपने दृष्टिकोण को अति स्पष्ट कर दिया था। 11 मार्च को सर सैमुअल होर को लिखे गए अपने पत्र में आपने उसे पुनः व्यक्त किया था। हमें यह भी पता है कि हिंदू जनमत का विशाल जन समूह भी आपके दृष्टिकोण से सहमत है। अतः हमने दलित वर्गों के प्रतिनिधित्व के मसले पर विचार करते समय इसे अति सावधानी से ध्यान में रखा है। क्या बात है, सुनते जाइए आगे। हमें दलित वर्गों के संगठनों से अनेक अपीलें प्राप्त हुई। सामान्यतः यह माना जाता है कि वे सामाजिक असुविधाओं की चक्की में पिस रहे हैं और प्रायः
आपने भी इसे स्वीकार किया है। जहां इन्हें ध्यान में रखते हुए हमने दलित वर्गों के इस मान्य अधिकार की रक्षा करना अपना कर्तव्य समझा कि विधान मंडलों में उन्हें पर्याप्त अनुपात में प्रतिनिधित्व का अधिकार है, वहां हमने इस बात का भी उतना ही ध्यान रखा कि कुछ ऐसा ना हो जाए जिससे हिंदू जगत से उनका समुदाय अलग हो जाए। अंग्रेजों की योजना नहीं थी कि हिंदू से अलग हो जाए। किस तरह से, ये देखिए, 11 मार्च के अपने पत्र में आपने स्वयं कहा था कि विधान मंडलों में उन्हें प्रतिनिधित्व दिए जाने का आप विरोध नहीं करते। अब सरकारी योजना के अधीन दलित वर्ग हिंदू समाज के अंग बने रहेंगे और समान अधिकार पर हिंदू मान्यताओं के साथ वोट देंगे, लेकिन प्रथम 20 वर्षों तक, सिर्फ 20 वर्ष, प्रथम 20 वर्षों तक जहां वे अब भी मतदान की दृष्टि से हिंदू समाज के अंग बने रहेंगे, वहां वे सीमित संख्या में विशेष निर्वाचन क्षेत्रों द्वारा, स्पेशल इलेक्टोरेट द्वारा, सीमित संख्या में विशेष निर्वाचन क्षेत्रों द्वारा अपने अधिकारों और हितों की सुरक्षा के लिए साधन भी प्राप्त करेंगे। हमें विश्वास है कि वर्तमान परिस्थितियों में यह आवश्यक है। आगे प्राइम मिनिस्टर ने लिखा गांधी को कि जहां भी इन निर्वाचन क्षेत्रों का गठन किया जाएगा, वहां दलित वर्गों के लोगों को सामान्य हिंदू निर्वाचन क्षेत्रों में उनके वोटों से वंचित नहीं किया जाएगा, बल्कि उनके 2 वोट होंगे ताकि हिंदू समाज की उनकी सदस्यता बनी रहे। हमने जानबूझकर यह निर्णय किया है कि दलित वर्गों के लिए तथाकथित सांप्रदायिक निर्वाचन मंडलों का गठन नहीं किया जाए, जैसे मुस्लिम्स के बारे में हुआ, नहीं किया जाए। हमने दलित वर्गों के सभी वोटरों को सामान्य अथवा हिंदू निर्वाचन क्षेत्रों में शामिल किया ताकि चुनाव में उच्च जाति के उम्मीदवारों को दलित वर्गों के वोट और दलित वर्गों के उम्मीदवारों को उच्च जातियों के वोट मांगने ही पड़े। जो सामान्य निर्वाचन क्षेत्र में अगर उसमें कोई दलित खड़ा हो तो वो भी उच्च जाति के पास जाए और उच्च जाति वो भी, ये व्यवस्था थी। इस प्रकार से हिंदू समाज की एकता बरकरार रखी गई है। आगे कहते हैं कि रक्षा का ये उपाय परमानेंट नहीं है, अस्थायी है, परमानेंट नहीं है। हमारा विचार है कि उत्तरदायी सरकार की प्रारंभिक अवधि में तब प्रांतों की सत्ता उसी के पास चली जाएगी जिसका बहुमत होगा। तब यह आवश्यक है कि सर सैमुअल होर के नाम आपके पत्र में आप स्वयं जिन दलित वर्गों के बारे में कह चुके हैं कि उन्हें सवर्ण हिंदुओं ने सदियों से सुनियोजित तरीके से शिकंजे में जकड़ा रखा है, वे 9 में से 7 प्रांतों के विधानमंडल के लिए अपनी मर्जी के कुछ सदस्य चुन सकेंगे, जनसंख्या के अनुपात में नहीं, अपनी मर्जी के कुछ सदस्य चुन सकेंगे। उद्देश्य यह है कि वे अपनी शिकायतें और अपने आदर्श प्रस्तुत कर सकेंगे और वे अपने बारे में निर्णय तभी होने देंगे जब विधानमंडल और सरकार में उनकी बात सुनी जाए। सब सरकार और विधानमंडल उनकी बात सुन ले। मिनिमम रिप्रेजेंटेशन की बात थी, नॉट एज पर पॉपुलेशन। संक्षेप में वे ऐसी स्थिति में हो जाएंगे कि वे अपनी आवाज उठा सकेंगे और उसकी जरूरत के प्रति हर निष्पक्ष व्यक्ति सहमत होगा ही। आज ज्वाइंट इलेक्टोरेट से है तो कोई दलित सांसद SC ST आवाज उठा पाता है? कोई नहीं उठा पाता है। इसमें व्यवस्था ये की गई थी कि मिनिमम कुछ सीट रिजर्व किए जाएं ताकि उनके प्रति जो अत्याचार अन्याय हो रहा है उसके प्रति उसके खिलाफ वो वहां सरकार के सामने आवाज उठा सके। आज कोई नहीं उठाता, कोई MP या कोई मिनिस्टर नहीं उठाता। चलिए आगे, लंबा पत्र है। प्राइम मिनिस्टर लिख रहे हैं गांधी को कि हमारी योजना के अधीन दलित वर्गों को प्रारंभिक अवस्था में
सामान्य हिंदू निर्वाचन क्षेत्रों में उनके सामान्य निर्वाचन अधिकारों के अलावा सीमित संख्या वाले विशेष निर्वाचन क्षेत्रों के माध्यम से जो लाभ दिया गया है वह अपने प्रभाव की दृष्टि से वैसी प्रतिनिधित्व प्रणाली से नितांत भिन्न है जो मुस्लिम जैसे अल्पसंख्यकों के लिए अपनाई गई है। जैसे कोई मुसलमान न तो सामान्य निर्वाचन क्षेत्र में वोट दे सकता है और न ही उसमें उम्मीदवार बन सकता है, परंतु मतदान के योग्य सभी दलित व्यक्ति सामान्य निर्वाचन क्षेत्र में वोट दे सकता है और उसमें उम्मीदवार भी बन सकता है। तो हिंदू कहां छीन-बीन हुआ, एक ही जगह रहा। आगे लिखते हैं कि यह देखा जाएगा कि दलित वर्गों के विशेष निर्वाचन क्षेत्रों से भरी जाने वाली विशेष सीटों की संख्या अति अल्प हो, कम से कम हो। वह इस प्रकार नियत की गई है कि वह दलित वर्गों की समूची आबादी के कुल प्रतिनिधित्व के लिए संख्या की दृष्टि से समुचित कोटा नहीं होगा, बल्कि उसका एकमात्र उद्देश्य यह है कि विधान मंडल में दलित वर्गों के लिए न्यूनतम संख्या में प्रवक्ता होंगे। प्रवक्ता तो हो और उन्हें केवल दलित वर्गों के लोग ही चुने। उनकी विशेष सीटों का अनुपात सर्वत्र दलित वर्ग की जनसंख्या के प्रतिशत से कहीं कम है। जनसंख्या जितनी है उतनी नहीं है, बहुत कम है उससे। जैसा कि आपके दृष्टिकोण को मैं समझ पाया हूं, आप आमरण अनशन का कठोर मार्ग इसलिए नहीं अपनाना चाहते कि दलित वर्गों के अन्य हिंदुओं के साथ मिले जुले निर्वाचन क्षेत्र हो, क्योंकि उनकी व्यवस्था तो पहले से है। न ही आप हिंदुओं की एकता बनाए रखने के लिए यह मार्ग अपनाना चाहते हैं, क्योंकि उसकी व्यवस्था भी पहले से। आप तो केवल चाहते हैं कि आज प्रत्यक्षतः जो दलित वर्ग भयंकर असुविधाओं से त्रस्त और ग्रस्त हैं, वे विधान मंडलों में अपनी आवाज उठाने वाले अपनी मर्जी के गिने चुने प्रतिनिधि भी न चुन सके, क्योंकि उनके भविष्य पर उसका जबरदस्त प्रभाव पड़ेगा। यह प्राइम मिनिस्टर का पंच लाइन है। इसलिए नहीं चाहते, इसलिए चाहते कुछ भी प्रतिनिधि अस्पृश्यों को वैसे विधान मंडलों में न जाए जिससे कि वे अपनी आवाज खुद उठा सकें। यह था मसला। आगे प्राइम मिनिस्टर लिख रहे हैं, इन अति उचित तथा सतर्कतापूर्ण प्रस्तावों की दृष्टि से मैं बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा हूं कि आपके निर्णय का क्या कारण है। मैं तो यही सोच सकता हूं कि आपको वास्तविक तथ्यों के बारे में गलतफहमी है और उसी के कारण आपने यह निर्णय लिया है। कंक्लूडिंग पोर्शन, ये भारतवासी जब आपस में कोई समझौता नहीं कर सके तो उनके अति सामान्य अनुरोध पर सरकार ने अति अनिच्छा से अल्पसंख्यकों के मसले पर निर्णय लेने का बीड़ा उठाया। सरकार ने अब अपना निर्णय दे दिया है और उससे आशा नहीं की जा सकती कि वह अपने पूर्वोक्त शर्तों के अलावा किसी अन्य आधार पर उसमें परिवर्तन करे। सरकार का निर्णय अटल है। अतः मेरा विचार है कि आपको मेरा उत्तर यही होना चाहिए कि सरकार का निर्णय अटल है। केवल संप्रदायों के बीच आपसी समझौता ही उस निर्वाचन मंडल का स्थान ले सकता है। ये लाइन है, समझौता। चलिए आगे, आपका अनुरोध है कि यह पत्राचार तथा सैमुअल होर के नाम 11 मार्च का आपका पत्र प्रकाशित किया जाए। चूंकि मुझे यह उचित नहीं दिख पड़ेगा कि आप अपनी वर्तमान नजरबंदी के फलस्वरूप जनता को आमरण अनशन का कारण न बता सके, अतः मैं तत्काल आपका अनुरोध स्वीकार कर लूंगा यदि पुनर्विचार करने पर भी आप अपने अनुरोध को दोहराएं। लेकिन मैं पुनः आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि आप सरकार के निर्णय के वास्तविक ब्यौरे पर विचार करें और गंभीरता से
स्वयं अपने आप से यह प्रश्न करें कि आपने जो कदम उठाने का विचार किया है क्या वह वास्तव में उचित है। आपका परम शुभचिंतक जे रैमजे मैकडोनाल्ड। अब ये क्रक्स ये मैटर है कि उसमें जो भागीदारी जो रिप्रेजेंटेशन की बात थी वो शेड्यूल कास्ट की जनसंख्या के हिसाब से नहीं था, कुछ मिनिमम था कि कुछ इंडिपेंडेंट लोग वहां पे जाएं जो दलितों पर अस्पृश्यों पर आवाज दमन हो रहे हैं उसके खिलाफ आवाज उठाएं। दैट वाज द पर्पस। तो यह देखकर कि अब प्रधानमंत्री झुकेंगे नहीं, गांधी ने 9 सितंबर को, ये आखिरी पत्र है पूना पैठ की प्रक्रिया शुरू होने से पहले, 9 सितंबर को प्राइम मिनिस्टर को पत्र लिखा, प्रिय मित्र, आज ही आपका तार द्वारा भेजा स्पष्ट और विस्तार से लिखा पत्र मिला, उसके लिए धन्यवाद। लेकिन मुझे खेद है कि आपने मेरे प्रस्तावित कदम की ऐसी व्याख्या की जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मैंने उसी वर्ग की ओर से बोलने का दावा किया, अस्पृश्य वर्ग की ओर से बोलने का दावा किया है जिनके बारे में आपने लांछन लगाया है कि उनके हितों की बलि चढ़ाने के लिए मैं आमरण अनशन करना चाहता हूं। मैंने आशा की थी कि बिना किसी तर्क वितर्क के ऐसे अतिवादी कदम से ही किसी स्वार्थ भरी व्याख्या को रोका जा सकता है। मैं पुनः जोर देकर कहता हूं कि मेरी दृष्टि में यह मामला विशुद्ध धार्मिक है। अस्पृश्यता का मामला विशुद्ध धार्मिक है। दलित वर्गों को 2 स्थानों पर वोट देने का अधिकार मिल जाएगा। केवल इस तथ्य से न तो उन्हें संरक्षण मिलेगा, न तो प्रोटेक्शन मिलेगा, और न ही बृहद हिंदू समाज टूटने से बच पाएगा। दलित वर्गों के लिए यदि किसी पृथक निर्वाचन मंडल का गठन किया जाना है तो वह मुझे जहर का ऐसा इंजेक्शन दिख पड़ता है जो हिंदू धर्म को नष्ट तो करेगी ही, साथ ही उससे दलित वर्गों का भी रंच मात्र हित नहीं होगा। आप मुझे यह कहने की अनुमति देंगे कि भले ही आप कितनी भी सहानुभूति रखते हो, पर आप संबंध पक्षों के लिए ऐसे अति महत्वपूर्ण तथा धार्मिक महत्व के मामलों पर कोई ठीक निर्णय नहीं ले सकते। दलित वर्गों को अनुपात से अधिक प्रतिनिधित्व दिए जाने का मैं विरोध नहीं करना चाहूंगा, पर मैं चाहूंगा कि जब तक दलित वर्ग हिंदू परिधि में रहना चाहे तब तक उससे सीमित मात्रा में भी उनका कानूनी विच्छेद न हो। क्या आप यह अनुभव करते हैं कि यदि आपका निर्णय बरकरार रहता है और संविधान बनता है तो आप हिंदू सुधारकों के कार्य की अद्भुत प्रगति को अवरुद्ध कर देंगे? आज अगर गांधी होते तो पता लगता है कि हिंदू सुधारक ने जो उस समय पौधे बोए थे वो वृक्ष बन के जो है वो काट रहा है अस्पृश्यों को, दलितों को। कुछ फर्क नहीं पड़ा उससे। हिंदू सुधारक तो सदा ही जीवन के हर क्षेत्र में अपने दलित बंधुओं के उत्थान के लिए समर्पित रहे हैं। गांधी कौन टेक्स्ट पढ़े थे पता नहीं। चलिए आगे कहते हैं, लिखते हैं कंक्लूडिंग पोर्शन गांधी का, कहते हैं, अतः मैं अनिच्छा से विवश हो गया हूं कि आपको प्रेषित निर्णय पर अटल न हूं, मतलब आमरण अनशन पर अटल न हूं। चूंकि आपके पत्र से कुछ गलतफहमी पैदा हो सकती है, अतः मैं कहना चाहता हूं कि दलित वर्गों के मामलों को विशेष व्यवहार के लिए मैंने उसे आपके निर्णय के अन्य भागों से अलग कर लिया है। कि कॉमनल अवार्ड टोटलिटी में अवार्ड था, लेकिन उससे अलग कर लिया है। उसका कदापि यह अर्थ नहीं कि मैं आपके निर्णय के अन्य भागों पर अनुमोदन करता हूं या उससे सहमत हूं। मेरी राय में अन्य अनेक भागों पर भी गंभीर आपत्ति की जा सकती है, लेकिन करेंगे नहीं, की जा सकती है। केवल मेरा विचार यह है कि वे मुझसे यह अपेक्षा नहीं करते कि मैं वैसा आत्म बलिदान करूं जिसकी प्रेरणा मुझे मेरी अंतर आत्मा ने दलित वर्गों के बारे में दी है। आपका स्नेही मित्र एम.के. गांधी। देखिए वॉल्यूम 10 पेज नंबर 242 से लेकर 248 तक की सारी कहानी वहां मिलेगी। अगले एपिसोड में अब शुरू करूंगा मानी नहीं गई बात गांधी की। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट
किसी ने गांधी की बात नहीं मानी और कहा कि सरकार का निर्णय अटल है। गांधी ने आमरण अनशन के लिए बिगुल फूंक दिया। अभी कैसे घटनाक्रम आगे बढ़ता है, पूना पैक्ट कैसे होता है, ये सारे धीरे धीरे एक एक एपिसोड में आपको बताऊंगा। तब तक आप देखते रहिए अम्बेडकरनामा, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। और यदि चाहें तो आप इसका मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन के नीचे ज्वाइन ऑप्शन है, क्लिक करके तो देखिए। ये वॉलंटरली है, ये स्वेच्छा से आप चाहे तो कर सकते हैं। शुक्रिया। कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग अम्बेडकरनामा। फिर मुलाकात होती है आपसे अगले एपिसोड में।